जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। सीटेट के उर्दू पेडागोजी के मॉक टेस्ट में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की मॉक टेस्ट की 17वीं क्लास है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेंगे और आखिर में हर बार की तरह 10 ऐसी टर्मिनोलॉजी को देखेंगे जो कि आपकी पेडागोजी में पूछी जाती है। उसको हम 10 टर्मिनोलॉजी को उर्दू में, इंग्लिश में और इसी के साथ साथ हिंदी में भी देखेंगे, क्योंकि आपकी उर्दू पेडागोजी में उर्दू की टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। उसको आप हिंदी में या इंग्लिश में जानते हैं, लेकिन उसको उर्दू में नहीं जानते, इस वजह से आप आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसको देखते हुए मैं हर एक मॉक टेस्ट में 10 टर्मिनोलॉजी को रखता हूं। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, आज हम लोगों की 121 से स्टार्ट होगी और 130 तक। इससे पहले 16 मॉक टेस्ट में हमने 10-10 करके 120 टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट कर ली है। और ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि आपकी पेडागोजी में बार बार पूछी जाती है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, क्योंकि जब आप खुद करके सीखेंगे तो आपकी लर्निंग बाय डूइंग होगी, ठीक है। और जब आप खुद करके सीखेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक बाकी रहेगी। और बाकी क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है तो सही क्यों है, पूरा एनालाइज करके, पूरा उसका ऑपरेशन करके हम लोग देखेंगे। अगर ये चीज़ हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो रहा है तो सही क्यों है, किस पेडागोजी पे, किस थ्योरी पे फिट बैठता है, अगर इसको समझ लेते हैं तो इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन इस साल भी आएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल मुश्किल होगा, आप उसको इंशाल्लाह हल करके आएंगे, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए आपका सीटेट ही का दिसंबर 2018 का पेपर सेकंड है और आपका लेवल भी सेकंड है। लेवल सेकंड यानी क्लास 6 से 8 तक के लिए, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे, उसका पूरा तहलील करेंगे, तज्जिया करके देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। उससे पहले जो आपको ये स्लाइड दिख रही निज़ाम अकेडमी 22 करके, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। इस पर आपको मॉक टेस्ट दे दिया जाएगा, आप बाद में उसका रिवीज़न कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक अगर आप जुड़े नहीं हैं तो आप उससे जुड़ जाएं। इसी के साथ चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आप लाइक भी करें, कमेंट करें, कोई मशवरा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, ठीक है। रही बात थ्योरी की, मैंने उर्दू पेडागोजी पे 2 मैराथन बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख सकते हैं। इसी के साथ आपका जो चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के, उर्दू पेडागोजी करके प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के हर एक चैप्टर को डिटेल से देख कर के समझ सकते हैं, ठीक है। मैराथन भी देख लीजिए, काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहा गया है एक क्लास के बच्चे ज़्यादातर किसमें गलतियां करते हैं। कोई एक कॉमन क्लास है, क्लास 6 है, 7th है, 8th है, उसके बच्चे ज़्यादातर गलतियां किस चीज़ में करते हैं। पढ़ने में करेंगे, लिखने में करेंगे, बोलने में भी करेंगे, या इन सब में करेंगे। देखिए अगर जनरली तौर पर देखा जाए तो इन सब में करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायल एंड एरर, बच्चे जब कोई भी ज़ुबान सीखते हैं तो उसमें गलती करते हैं। पढ़ने में भी गलती करते हैं, लिखने में भी गलती करेंगे, बोलने में भी गलती करेंगे। यानी जो भी किसी ज़ुबान की बेसिक बुनियादी
जो महारतें हैं LSRW, यानी L से लिसनिंग यानी सुनना, S से स्पीकिंग यानी बोलना, और R से रीडिंग यानी पढ़ना, W से राइटिंग यानी लिखना। चारों जो आपकी बेसिक स्किल है, बुनियादी महारतें हैं, उसमें बच्चे गलती करेंगे ही। आप टीचर होने के नाते एक्टिविटी के साथ अलग अलग आप TLM यूज़ करके आप उसका सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से सभी है। आगे हम देखेंगे कवायद। कवायद को हम क्या कहते हैं? ग्रामर, ठीक है। नज़रियाती और रवैये दोनों हैं। कवायद जो होते हैं नज़रियाती भी हैं, ठीक है। नज़रियाती यानी आइडियोलॉजिकल हैं, और इसी के साथ रवैये यानी बिहेवियरल, ठीक है, जो कि एक प्रैक्टिस पे बेस हैं, दोनों हैं। आप कहाँ तक इस बयान से मुत्तफ़िक़ हैं? इस बयान से आप कहाँ तक मुत्तफ़िक़ हैं बताइए। मुकम्मल तौर पर राज़ी हैं, कुछ हिस्से से राज़ी हैं, राज़ी नहीं हैं, किसी हद तक भी हैं और नहीं हैं, ठीक है। देखिए, कवायद में नज़रियाती भी चीज़ पाई जाती है और इसी के साथ रवैये यानी बिहेवियरल, ठीक है। कायदा जैसे है, कोई किसी भी चीज़ का एक रूल होता है, आप उसको नज़रियाती तौर पर देख करके रूल पढ़ करके समझ सकते हैं। दूसरे के बिहेवियरल यानी उसकी प्रैक्टिस, जब तक आप उसको प्रैक्टिस करके नहीं सीखेंगे, कंटेक्स्ट में नहीं सीखेंगे, तब तक उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ठीक है, ये दोनों रवैया है, मुकम्मल तौर पर आप इससे राज़ी हैं, ठीक है, ये सही होगा। आगे है तहतानिया और ओस्तानिया की सतह के तलबा में ज़ुबान सीखने की तरफ राग़िब करने के लिए लाजिम तहतानिया यानी दर्जा 1 से 5 तक, ओस्तानिया यानी दर्जा 6 से 8 तक, ठीक है। आप एज़ आ टीचर हैं, ज़ुबान के उस्ताद हैं, आप चाहते हैं तलबा में ज़बान सीखने की तरफ उनकी रग़बत यानी उनके अंदर हौसला पैदा करना, मोटिवेशन पैदा करना, शौक़ पैदा करने के लिए क्या चीज़ लाजिम होगी बताइए। तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत करेंगे, तलबा को बार बार मुँह ज़ुबानी तफ़हीम कराई जाए, ठीक है। तीसरा क्या है, तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इमला लिखवाया जाए यानी उसको डिक्टेशन कराया जाए। तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा कवायद यानी उसको खूब ग्रामर पढ़ाया जाए। बताइए, अगर आप उनको खूब ग्रामर ही पढ़ाएंगे तो बोरिंग होगी, रग़बत नहीं होगी, तो गलत हो जाएगा। बार बार इमला कराएंगे, इससे भी बोरियत होगी। तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत, बार बार कहेंगे खूब किताब पढ़ो, ठीक है, अलग से उर्दू की किताबें पढ़ो, उर्दू की कहानियाँ पढ़ो, इसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। मिला जुला कर दूसरा सही है। सही है तो सही क्यों है ये देखिए, क्योंकि आप क्लास में क्वेश्चन आंसर टेक्निक से यानी आप बच्चों से अलग तरह के क्वेश्चन पुटअप करेंगे, बच्चे उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, बच्चे के अंदर सुनने की भी स्किल डेवलप होगी, सुनने के साथ साथ बोलने की भी स्किल डेवलप होगी, और उसी के साथ जो आपकी टीचर होगी, वो जो आपकी टीचिंग होगी, जो आपकी तदरीस होगी, वो क्या होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी यानी तलबा पे मरकूज़ होगी। और NCF 2005 इसी के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही बात कहती है, ठीक है, कि ऐसी तालीम होनी चाहिए जिसमें बच्चा भी एक्टिव रहे। तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराइए, आप उनसे पूछेंगे, वो नहीं बता पाएगा, दोबारा फिर बताएंगे, बताने के बाद फिर सवाल पुटअप करेंगे, तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। हम आंसर में इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करेंगे, किस आंसर में, किस ऑप्शन में, चारों में से किस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, सबसे ज़्यादा शामिल हो रहा है, सबसे ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। मुंदरजा झेल में से मुज़बानी पेशकश में कौन सा तरीक़ा मुफीद है? मुज़बानी पेशकश में सौती पेशकश का, या नज़्म गाकर यानी कोई नज़्म जो है आप गाकर पढ़ाएं, ये सही है। आमने सामने की पेशकश, इशाराती ज़ुबान में पेशकश। बताइए,
देखिए ए भी बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, मिला जुला करके आपका चौथा ऑप्शन सही है। क्यों है देखिए, कहा जा रहा है मुँह ज़बानी पेशकश में। मुँह ज़बानी मतलब ओरल, ओरल आप कोई चीज़ पेश कर रहे हैं तो इसमें क्या चीज़ है, इशाराती ज़ुबान में पेश करना। इशाराती ज़ुबान आपको पता है, टीचर को इस चीज़ पे माइक्रो टीचिंग में टीचर को इस चीज़ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप कोई चीज़ सिखाएं आपके हाव भाव से, यानी बॉडी लैंग्वेज के से, आपके जेस्चर और पोस्चर से, और आपके पाव से, यानी कहाँ आप ठहर रहे हैं, किस तरह से आप चल करके बोल रहे हैं, किस तरह से आप इशारा कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर कोई लेक्चर देंगे, मुज़बानी कोई पेशकश करेंगे तो सबसे ज़्यादा मुफीद होगा, यानी इशाराती ज़ुबान में। यानी आपका हाव भाव ही बताए आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यही चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे है, इंसान के उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़ुबान उतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध। ये किसका कौल है, ये किसी का मकूला है, ठीक है। ये किसका कौल है, ये किसने कहा है, राज ऋषि टंडन ने और रायबरन ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने। देखिए इसको कहा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने नई तालीम करके एक कंसेप्ट लाए थे, 1997 के बाद लाए थे, ठीक है, 79 में तकरीबन, ठीक है, जिसको हम वर्धा एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ मिल करके। फिर आप देखेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट खुला था उसी के तर्ज पे खुला था, ठीक है। इसीलिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में क्राफ्ट एक सब्जेक्ट है जिसको लेना कंपलसरी होता है, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी का एक कहना था कि बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जाए वो उनकी मादरी ज़ुबान में दी जाए, और उनका ये भी मानना था कि बच्चा कम से कम 8वीं जमात तक पहुँचते पहुँचते कोई हुनर ले कर के आए। तो बच्चे को आप देखेंगे या तो गार्डनिंग सिखा दी जाए किस तरह से वो सब करें, या वुडवर्क है, या अगर लेडीज़ हैं तो उनके लिए है कि कताई बुनाई के तौर पे, या नीडल्स, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट वो लाने की कोशिश किए थे ताकि बच्चा वहाँ तक पढ़ करके कोई हुनर कोई स्किल लेकर आए और बेरोज़गार ना हो, ठीक है। और इसी के साथ इनका मानना था कि बच्चा मादरी ज़ुबान में सीखे। इन्होंने कहा कि मादरी ज़ुबान में उतना ही ज़रूरी है जितना माँ का दूध पीना। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। आगे चलिए, अगर तलबा को ऐसी ज़ुबान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिस पर वो अच्छी तरह दस्तरस नहीं रखते हों तब क्या होगा। अब बच्चा गांव देहात का है, उसको आप डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, उनकी मादरी ज़ुबान में नहीं पढ़ाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट का क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा बताइए। अच्छी तरह से जहन लगाना मुमकिन नहीं। तलबा रटने और याद रखने की आदत को बढ़ावा देते हैं, ये तो सही लगता है। तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से ख़त्म होने लगती, इनमें से सभी सारे आपके पॉजिटिव लग रहे हैं। ये आपका 4 वाला सही होगा, क्योंकि जब बच्चा समझ ही नहीं पाएगा अच्छी तरह जहन भी नहीं लगा पाएगा। दूसरे कि जब समझ नहीं पाएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो रट करके याद कर लेगा, ठीक है। ये भी सही, ये भी सही। तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से, धीरे धीरे पढ़ाई से उसकी दिलचस्पी जो है ख़त्म होती जाएगी सारी चीज़ें। इसलिए बच्चे को ख़ास तौर पे प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, अपर प्राइमरी तक उनकी मादरी ज़ुबान में दी जानी चाहिए। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलिए, ज़ुबान पढ़ाते वक्त बहुत ज़रूरी है कि ज़ुबान के बैनुल अक़वामी अहम पहलुओं की तालीम के तहत सुनना और पढ़ना, सिर्फ सुनना, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ लिखना, जो ऑप्शन आपको एक्सट्रीम की तरफ ले जाए, जैसे सिर्फ ओनली, वो हमेशा गलत होता है। तो ये सिर्फ वाला तो पहले से आप काट दीजिए, तो सुनना और पढ़ना ही माना जाएगा। जैसे ज़ुबान पढ़ाते वक्त बहुत ज़रूरी है कि ज़ुबान के बैनुल अक़वामी अहम पहलुओं की तालीम के सहित सुनना और पढ़ना। जब आप सुनेंगे
ठीक है। सुने का मतलब है कि कोई चीज़ रिसीव करेंगे और पढ़ना और कोई चीज़ पढ़ेंगे। क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ा था LAC, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। देखिए ज़ुबान का दायरा बहुत वसी है। आप एज अ ज़ुबान दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप साइंस को भी पढ़ सकते हैं, समाजी उलूम को भी पढ़ सकते हैं, बायो को भी पढ़ सकते हैं। तो बैनुल अक़वामी अहम पहलुओं के तहत क्या है, सुनना और पढ़ना दोनों आएगा। ठीक है। ये थोड़ी है कि उर्दू ज़ुबान की किताब है आप उसी से सिर्फ उर्दू सीखेंगे। अगर उर्दू मीडियम है तो आप अगर मैथ पढ़ेंगे तो उसमें भी उर्दू सीखेंगे। ठीक है। समाजी उलूम आप माशियात पढ़ेंगे या आप क्या नाम है सियासियात पढ़ेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे, उसमें भी आप ज़ुबान सीखेंगे। तो सुनना और पढ़ना इन चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा यही होगा। आगे क्या है, ज़ुबान की तालीम में सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज। ज़ुबान की तालीम में सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज क्या चीज़ है बताइए। कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देना, सबक में पेश आए मुश्किलात मकामात की वजाहत, सीखे जाने वाले अशिया के ज़रिए होना, तलबा को सबक की तरफ तवज्जो मबजूल कराना। देखिए सबसे चैलेंजिंग टास्क आपका दूसरा होगा। क्यों? सबक में पेश आने वाले मुश्किल मकामात की वजाहत आपको करना है। आप उर्दू मीडियम में आप उनको हिस्ट्री या जियोग्राफ़ी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। आप जियोग्राफ़ी पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ मकामात कुछ जगह आ रही हैं सीखने वाले अशिया के ज़रिए। अब उससे सटीक यानी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके मुताबिक ही आपको TLM का यूज़ किया जाना चाहिए, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। हर क्लास में आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग अलग अलग TLM बनाकर ले जाना पड़ेगा। ठीक है। तो दो वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे है, ज़हीन तलबा का तलफ़ुज़ और ज़ख़ीरे अल्फाज बेहतर होता है। कोई गॉड गिफ्टेड तालिब इल्म है, उसका तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण, इसी के साथ ज़ख़ीरे अल्फाज बेहतर होता है। ये कौल किसका है? टर्मन का, फेशर का और थम्बा का। बताइए किसका है? इनमें से सभी अक्सर लोगों का ये कहना है कि अगर बच्चा गॉड गिफ्टेड होगा तो उसका तलफ़ुज़ भी अच्छा होगा और उसी के साथ उसके अंदर ज़ख़ीरे अल्फाज भी ज़्यादा होंगे। चलिए आगे देखते हैं। माना को वाज़ेह करने के लिए बेहतर तरीका यह है, किसी लफ्ज़ का माना वाज़ेह करना चाहते हैं तो अच्छा तरीका क्या है, लफ्ज़ों की तौज़ीह करें या लुगात से देखकर बताएं। तलबा को पूरा मौका फ़राहम करें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके माना बताएं। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, चौथा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। जिस ऑप्शन में मौका फ़राहम करने की बात हो जाए, जिस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज़्यादा शामिल रहे, बच्चा एक्टिव हो जाए, वही ऑप्शन आपका 99% सही होता है। तो तलबा को पूरा मौका फ़राहम करें कि वो जुमलों में यानी जो भी लफ्ज़ है उसको जुमलों में इस्तेमाल कर पाएगा तो वो चीज़ वो लफ्ज़ उसका हिस्सा बन जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे क्या है, मुंदरजा झेल में से कौन सा तिबाअत शुदा मतन के इस्तेमाल के बग़ैर दूसरी ज़ुबान सीखने में मदद करती है? तिबाअत शुदा मतन यानी कोई टेक्स्ट बुक है, तिबाअतशुदा यानी छपी हुई यानी पब्लिश्ड, मतन के इस्तेमाल के बग़ैर दूसरी ज़ुबान सीखने में मदद करती है। बताइए। फ़ितरी तरीक़ा, ज़ुबान की वसाअत और क़वायदी तर्जमे का तरीक़ा यानी माशी तरीक़ा। सबसे अच्छा तरीक़ा क्या है? ज़ुबान की वसाअत का तरीक़ा। वसाअत का तरीक़ा है कि हम सिर्फ ज़ुबान को लिमिटेड ना करें कि आप ज़ुबान उर्दू सीखेंगे सिर्फ किस में, उर्दू के टेक्स्ट बुक में, बल्कि अगर उर्दू मीडियम में कोई भी बुक हो, चाहे आपकी साइंस की हो या समाज की हो, माशियात की हो, मैथ की हो, कोई भी बुक है, आप उसमें जो है ज़ुबान को, दूसरी ज़ुबान को सीख सकते हैं। ठीक है।
दूसरी ज़ुबान सीखने में मदद क्या है? वही जो मैंने अभी बताया था ना, LAC, ज़ुबान की वसाअत। ठीक है, जिस मीडियम में किताबें अवेलेबल हैं उस ज़ुबान को आप सीख सकते हैं। मान लो कहीं पर हिंदी मीडियम है, ठीक है, तो उर्दू एज अ सब्जेक्ट आप तो सीखेंगे, लेकिन और सारी किताब हिंदी मीडियम में पढ़ करके आप दूसरी ज़ुबान हिंदी भी सीख सकते हैं। इसी तरह आप इंग्लिश की भी मिसाल ले सकते हैं। तो ज़ुबान की वसाअत दूसरी ज़ुबान में मददगार होगी। ठीक है, गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह क्या है? बच्चा गलत पढ़ता है, इसकी मेन वजह क्या है? हमालिसानी, पेशा वराना, जमात में हद से ज़्यादा बच्चों का होना, उंगली से इशारा करना या पढ़ते वक्त आँख की तरफ उंगली से इशारा देना। ठीक है, गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह ये मानी जाती है उंगली से इशारा करना। ठीक है, गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह यह है कि उंगली से इशारा किया जाए या पढ़ते वक्त आँख की तरफ उंगली से इशारा करना। ठीक है, अगर कोई पढ़ रहा है, आप उसकी तरफ उंगली से इशारा कर रहे हैं आँख की तरफ, उसका मतलब क्या है? गलत पढ़ने की उसकी आदत है। ठीक है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे क्या है? मुंदरजा झेल में से कौन सा तरीक़ेकार मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने में कदीम ज़माने का तरीक़ा है? मुश्किल अल्फाज पढ़ा रहे हैं, पुराना तरीक़ा इसमें से कौन सा है? बताइए। दुरुस्त जुमले बनाने में मदद करना, दुरुस्त तलफ़ुज़, और तलबा जुमले बनाने में मुश्किलात का सामना ना करें। इनमें से सभी बताइए कौन सा होगा? देखिए, दुरुस्त तलफ़ुज़, मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने में कदीम ज़माने का तरीक़ा क्या है? दुरुस्त तलफ़ुज़। पहले क्या था? पहले ज़माने में जो टीचिंग होती थी बिल्कुल टीचर मरकूज़ होती थी, बच्चा चुपचाप बैठ कर के सुनता रहता था। ठीक है, अब क्या है? जो टीचर कह रहा है उसी को बच्चा सुन करके उस अपना तलफ़ुज़ दुरुस्त करता था। ठीक है, मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने का तरीका सिर्फ टीचर मरकूज़ था, दुरुस्त तलफ़ुज़। ठीक है, ज़माने का तरीका है दुरुस्त तलफ़ुज़ वाला आपका ऑप्शन सही होगा। मुंदरजा झेल में से कौन सा महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है? मैंने आपको बताया ज़ुबान की महारत क्या है? LSRW। बताइए उसमें से कौन नहीं है? पढ़ना ये तो है, यानी रीडिंग, लिखना यानी राइटिंग ये भी है, सुनना यानी क्या है? लिसनिंग ये भी है, ज़ुबान में दिलचस्पी चौथा वाला नहीं है। ये हकीकत है ज़ुबान की तरक्की पर असरअंदाज होता है। ज़ुबान की तरक्की यानी ज़ुबान के डेवलपमेंट पर कौन सा चीज़ असरअंदाज होगा? तंदुरुस्ती, दानिश्वरी, इनफरादी इख्तलाफात। चौथा ऑप्शन देखिए रह गया, चौथा ऑप्शन होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। बताइए। देखिए, चौथा ही ऑप्शन आपका सही होगा। ये हकीकत है ज़ुबान की तरक्की पर यानी किसी ज़ुबान के नशो नुमा पर असरअंदाज क्या होता है? तंदुरुस्ती, यानी वो ज़ुबान कितना ज़्यादा उस कल्चर में, सिविलाइजेशन में कितना ज़्यादा तहज़ीब व तमद्दुन ने डेवलप हुई है। दानिश्वरी यानी कितना उस ज़ुबान को लोग समझते हैं। ठीक है, इनफरादी इख्तलाफात यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, आपको पता है अगर दो लोग हैं उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाएगा। ठीक है, तो ज़बान की तरक्की पर ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम आखिर में टर्मिनोलॉजी को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मॉक टेस्ट भी आपने अगर नहीं देखा है तो आप एक एक करके देख लीजिए। आपका 2023 से, ठीक है, अब तक जो भी सवालात पूछे गए हैं सबको इकट्ठा करके हर एक ऑप्शन पे डिटेल से बहस की गई है और आखिर में टर्मिनोलॉजी को लाया गया है
ताकि आप उर्दू में 30 के 30 मार्क्स हासिल कर सकें। ठीक है, 30 में 30 ला सकें। अब देखिए कहीं कहीं लिख के आएगा पेपर में सरगर्मी पर मबनी मवाद, इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल। एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल यानी क्लास में बच्चे एक्टिविटी करते हैं ना, अब एक्टिविटी करके जब सीखते हैं उसके लिए कुछ मटेरियल मवाद चाहिए, उसको क्या कहेंगे, सरगर्मी पर मबनी मवाद यानी गतिविधि आधारित सामग्री। एक होता है बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल यानी जैसे आप क्लास में कोई चीज़ पढ़ाते हैं, जैसे आप समझाते हैं तो बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मतलब दो ज़ुबान, जिसको आप कहते हैं जू लिसानी। जू मतलब ही दो होता है, ठीक है, इसको उर्दू में याद रखिएगा, जू लिसानी बाइलिंगुअल यानी द्विभाषिक। एक होता है टेक्सोनोमी, आपने ब्लूम्स की टेक्सोनोमी पढ़ी होगी, सुनी भी होगी। टेक्सोनोमी पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको आप लिखेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन उर्दू मीडियम, आ जाएगा आपको, ठीक है, या भाई मेरा सर करके सर्च करेंगे तो फ़ौरन आएगा। टेक्सोनोमी को क्या कहेंगे, दर्जा बंदी। आपको पता है कि ज़ुबान सीखने के अलग अलग उन्होंने सीखने की दर्जा बंदी की है, ठीक है, जैसे कहा है अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, ये सब अलग अलग उन्होंने डोमेन बनाया है। इस क्लासिफिकेशन, उसी को हम दर्जा बंदी कहते हैं। और तदरीसी मकासिद, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जाहिर सी बात है आप कोई भी चीज़ पढ़ाने जाएंगे, जो आपने लेसन प्लान बनाया है, सबक का मंसूबा बनाया है, उसका एक मकसद आप बनाएंगे कि बच्चा आज की क्लास पढ़ करके किन किन चीज़ों को सीख पाएगा। उसको हम तदरीसी मकासिद कहते हैं, जिसको हम शैक्षिक उद्देश्य भी कहते हैं। आगे चलिए 5 और टर्मिनोलॉजी को लेंगे। स्पेलिंग, हिज्जे होता है ना, उसी को हम स्पेलिंग कहते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे वर्तनी। एक तादाद आप जानते हैं, जिसको आप नंबर के नाम से जानते हैं, यानी वचन जैसे होता है एक वाहिद एक जमा, उसी को हम तादाद यानी नंबर के नाम से जानते हैं। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। जिन्स यानी जेंडर, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एक मैस्कुलिन जेंडर एक फेमिनिन जेंडर, जिसको हम कहेंगे मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है। और लिंग, जिसको हम हिंदी में किस नाम का जानते हैं, लिंग, ठीक है। एक होता है प्रीफिक्स, यानी आप मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे, यानी सर्फ में, इल्म सर्फ में पढ़े होंगे कि जो नए नए अल्फाज बनाते हैं, या तो कभी प्रीफिक्स ला करके कभी सफिक्स। तो साबिका मतलब होता है किसी लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ जोड़ करके एक नया लफ्ज़ बनाते हैं, जिसको हम साबिका कहते हैं, यानी प्रीफिक्स, और हिंदी में क्या कहते हैं, उपसर्ग। और इसी के साथ लाहिका, यानी किसी रूट वर्ड के आखिर में कोई वर्ड जोड़ करके, जैसे आप देखेंगे दरस गाह, जैसे कुतुब एक अलग लफ्ज़ है, और खाना जोड़ करके कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी आपने बना दिया, तो आखिर में लाहिका यानी खाना आपने मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या है, प्रत्यय कहते हैं, और इंग्लिश में सफिक्स के नाम से जाना जाता है। साबिका, लाहिका, जिन्स, तादाद और हिज्जा, ठीक है। उम्मीद है कि टर्मिनोलॉजी भी समझ में आई होगी। तो बस आज के क्लास में इतना ही। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है। धीरे धीरे करके आप उर्दू पेडागोजी की एक एक वीडियो देख करके अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, और हमारे साथ मॉक टेस्ट भी हल करते रहिए, ठीक है। इंशाल्लाह आपका 30 में 30 मार्क्स ये सीरीज़ दिलाने वाली है। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके जाएं। कमेंट अगर कुछ मशवरा है या आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी कुछ आप मोटिवेशन के तौर पे लिख सकते हैं, और दोस्तों को शेयर कर दें। निज़ाम अकेडमी 22 करके मैंने बताया, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसके जुड़ जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगी PDF और वीडियो की लिंक, आप उसका रिवीज़न कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में नए मॉक टेस्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।